चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम बातें कर रहे थे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने बातें की थी। तो हमने लिखा था इधर इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, इंड्यूस्ड डायमैग्नेटिक रिंग करंट। साइक्लिक कॉन्जुगेशन के बारे में भी हमने बातें नहीं की थी। अभी इसमें 2-4 पॉइंट लिख देंगे, फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। Anti-aromatic compounds are unstable at room temperature. Anti-aromatic compounds are unstable at room temperature. Anti-aromatic compounds are unstable at room temperature. कोमा लगाकर they get dimerized. They get dimerized. जो एंटी-एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? अनस्टेबल। वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर जाते हैं भाई। लो टेम्परेचर काफी लो होता है वो। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है ये वाला कंपाउंड, आप जानते हैं ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। थोड़ी देर बाद में हम इसको पढ़ने भी वाले हैं। ये कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इनफैक्ट जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो रेडिकल उनके अंदर पाया जाता है। इनको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? ऐसे, अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपने एंटी एरोमेटिक में ये भी लिखा है इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो यहां पर आपको साफ दिख रहे हैं क्या है इनके पास? अनपेड इलेक्ट्रॉन। कुछ इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं, फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आप बताइए, दोनों आपस में डाइमराइज हो सकते हैं? यस, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। और आपस में अगर इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया तो आप लोगों के सामने बहुत सारे हो जाएंगे परेशान कि सर ये क्या हुआ, पे कहां से आ गए हैं? इन दोनों के बीच में क्या बना है? सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बना है? सिग्मा बॉन्ड। अब देखना थोड़ी देर बाद अगर ये एटम sp3 है, ये एटम sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक होते हैं। यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर डाइमराइज हो जाते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर? एंटी एरोमेटिसिटी जो डिस्टेबलाइजेशन करती है, क्या करती है? डिस्टेबलाइजेशन करती है। चलिए अब इस बात को हम ढंग से इस बैच का नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन पढ़ा दिया था क्या? अच्छा, उसका एग्जांपल है। चलिए, तो ये हमारे सामने है। अब हम आपको समझाना चाहते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। ढंग से समझना, साइक्लिक कॉन्जुगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। साइक्लिक बता दिया था, अरे हाँ या ना? कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स। साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब है कि ईच एंड एवरी एटम ऑफ द रिंग शुड प्रोवाइड पी ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिटल? तो अगर कोई भी एटम रिंग का कैसा आ जाता है? sp3, तो फिर वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होने देता है। अब हम इस पर जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आपने लिखा है करंट या इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट की बातें हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए ये कोई वायर है, क्या है? वायर। ये इस प्रकार का है। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सबसे पहले ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? इस प्रकार से फोर्स क्या करेगा? एक्ट करने लगेगा। और ये किस शेप में आ जाता है? सर्कुलर शेप में आ जाता है। किस शेप में आ जाता है? सर्कुलर शेप में आ जाता है। आप बताइए, क्या इसके अंदर करंट फ्लो करेगा? क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? यस। इसके अंदर इंड्यूस्ड क्या होगा? रिंग करंट। इंड्यूस्ड रिंग करंट होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा। अब करंट कैसा है वो डिपेंड करेगा आपने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अप्लाई किया है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है, यानी कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या डायरेक्शन है। इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करता है। आप जानते हैं अगर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, मान लीजिए इस वायर के अंदर क्या, तो आप जानते हैं इसके अंदर इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जानते? तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो उसकी होगी कि इस करंट के फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस वायर के अंदर करंट के फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, फील्ड का अपोज करें,
वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। मुद्दे की बात यह है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, उसी को ही मैंने बोला है डायामैग्नेटिक रिंग करंट। क्या बोला है? डायामैग्नेटिक रिंग करंट। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हमारे सामने बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। अगर आपसे पूछा जाए क्या बेंजीन में करंट होता है? नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि बेंजीन में ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कोई करंट फ्लो बेंजीन के अंदर नहीं करता है। कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर नहीं घूमते हैं जब रेजोनेंस होता है। ये बात अपने क्लियर? यहां पर केवल क्या है? पी ऑर्बिटल्स, और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बॉन्ड बनने से पहले की कहानी में आपको बता रहा। अगर आप साइड द मैग्नेटिक फील्ड पुट कर देते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर जाते हैं। रिंग करंट यहां पर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिंग करंट। अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो ये रिंग करंट जो आपका प्रोड्यूस होगा ये डायामैग्नेटिक रिंग करंट होगा, यानी कि ये कंपाउंड्स डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे। अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो एंटी में एरोमेटिक कैसा होगा आपका? पैरामैग्नेटिक रिंग करंट वहां पर इंड्यूस होने वाला है। रिंग करंट यहां पर बनेगा, ये मुद्दे की बात है। और आप जानते हैं अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, मान लीजिए हमारे सामने यहां पर डबल बॉन्ड है, तो आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? नहीं। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है इस मॉलिक्यूल के अंदर, आप बताइए फिर करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा? क्या यहां पर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम पाएंगे? नहीं। ओपन सर्किट के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। शायद मैंने कल आपके साथ ऐसी बातें की हो, नहीं की हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए ये हमारे सामने बैटरी है, इस प्रकार से है। बताइए रेजिस्टेंस है R1। फिर अगर अपन बात करना चाहें ये रेजिस्टेंस है R2। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो ये रेजिस्टेंस है R3। बताइए R1 R2 R3 में से किस में करंट फ्लो कर रहा है? ये कैसा है? ओपन सर्किट। तो ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते। ये देखो, इनमें कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर कोई कंपाउंड ओपन चेन है तो आंखें बंद करके बिंदास बोलना नॉन एरोमेटिक। क्या बोलना? नॉन एरोमेटिक। अगर किसी में साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो भी बिंदास बोलना नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक कॉन्जुगेशन रिक्वायर्ड है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैंने यहां पर सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, क्या कर दिया है? कंप्लीट। अब बताओ करंट कैसे फ्लो करेगा? किस में फ्लो करेगा? R1 में, R2 में और R3 में, तीनों में फ्लो करेगा। क्या? करंट हमेशा एक सर्कुलर पाथ के अंदर फ्लो करता है। भी इस रेजिस्टेंस के अंदर और इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यू गॉट द पॉइंट? ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, यही हमारे सामने है एक वायर, इसमें इस प्रकार से हमने रेजिस्टेंस लगाकर, इसमें इस प्रकार से हमने रेजिस्टेंस लगाकर इसको किस में रख दिया है? मैग्नेटिक फील्ड में। ध्यान से सुनना, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। बताइए कौन कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा? सबसे पहले तो ये वायर कैसा शेप लेगा? सर्कुलर शेप लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? ध्यान से सुनना, जो चीजें तुमने रटी हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस फंडे से। यहां पर इस प्रकार से ये जो आपका रेजिस्टेंस है काम करता हुआ नजर आएगा। यहां पर भी जो से काम करता हुआ नजर आएगा। यहां पर भी जो रेजिस्टेंस है इस प्रकार से काम करता हुआ आएगा। ये रेजिस्टेंस है R1, ये हमारे सामने रहेगा R2, ये हमारे अभी इसी पाथ के अंदर करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, क्या इसमें रिंग करंट प्रोड्यूस होगा? होगा। केवल और केवल रिंग के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोड्यूस होगा। जो बाहर है उसका रिंग नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट? ये बात यहां से क्लियर हो जाती है कि करंट एक सर्कुलर पाथ के अंदर फ्लो करता है और वो लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो यहां पर इस कोई भी करंट फ्लो करने वाला नहीं है। तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये रिंग करंट में नहीं आ सकते। इसमें नहीं आ सकते हैं, रिंग करंट में नहीं आ सकते हैं। जिन चीजों को आप बचपन से रट्टा मारते रहे थे ना,
वो चीज आप देखना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताइए, कोई मैं वायर ऐसा सिंपल सा वायर, ऐसा सीधा वायर मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दूंगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा क्या इसके अंदर? नहीं। जब तक दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, करंट फ्लो ही नहीं होता है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर ये सर्कुलर है और फिर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तब ऐसा होता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। केवल सर्कुलर होने से ही करंट फ्लो नहीं करता, फिर तो यहीं से करंट बना लेंगे अपन। क्यों? फिर थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सब पर हम लगे हुए हैं। वायर करंट बनाओ, घर पे करंट बनेगा आराम से। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखना पड़ता है। तो क्या बेंजीन में ऐसे कोई करंट फ्लो करता है क्या? नहीं। बट यू पुट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आता है। क्या आता है? इंड्यूस्ड करंट। और यही क्वेश्चन था एम्स 2018 का, व्हेन बेंजीन इज पुट इनसाइड द मैग्नेटिक। समझ में आगे पता चलेगा कि बेंजीन डायामैग्नेटिक होता है। कैसा है? मैग्नेटिक कंपाउंड्स मैग्नेटिक फील्ड में वीक रिपल्सन फील करते हैं। क्या करते हैं? वीक रिपल्सन फील करते हैं। इतना छापे, फिर आगे बढ़ूंगा। खेला हो चुका है। क्या हो गया? छाप लिया था कि कल बता दिया था कि सारा मामला ये वाला? छाप लो जितना छापना है आप, तुम्हें सही लगे वो छाप लो। एटलीस्ट इतना तो लिख लो, ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑलवेज नॉन एरोमेटिक। लिखवा दिया था क्या? बस तो फिर अब आप ध्यान रखना, हक्कल्स रूल जो है ये शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट। आपके लेवल पर इसका कोई ड्रॉबैक डिस्कस नहीं होगा। होममेड क्वेश्चन से बचें, होममेड क्वेश्चन से बचें। जो क्वेश्चंस अपने आप सोचे गए हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है केमिस्ट्री के अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी चलता है भाई। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा, हालांकि आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहता है। अगर आपसे पूछे ये कंपाउंड कैसा है, तो आपको क्या नजर आएगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें दिख रहा है आपको sp3, हालांकि ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। होमो एरोमेटिक टर्म होती है जो आपके लेवल पर डिस्कस नहीं की जाती। तो होममेड क्वेश्चन से बचें। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में गलत नहीं पढ़ना है, सुलट जाएगी फाइल। वो तो नीट क्या है ना, हाई लेवल पर जाता नहीं है, वरना तो सुलटा दे। जो नोटबुक में लिखे हुए उनके आंसर उल्टे आ जाए। क्यों? क्योंकि नोटबुक में 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, ऐसे खुद से ही। क्या पता कंपाउंड है कि नहीं है? हम तो करंट बनाए, करंट का भी नहीं पता, हम तो बस डीलोकलाइजेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? डीलोकलाइजेशन। कॉन्जुगेशन तक क्लियर नहीं होता है लोगों को, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। अब आप देखना एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आने लगेगी। पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट, यू हैव टू चेक द साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्या चेक करना है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने कितने हैं। अगर तूने सीधे पाई इलेक्ट्रॉन्स देखे, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई मतलब नहीं है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई मतलब नहीं है, जब तक वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, किसी कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, तब भी क्या वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है? बताया था क्या? कल बताया था। अगर किसी कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब लगातार पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं, फिर भी वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है। एग्जांपल दो। मतलब मैंने बताया था पर एग्जांपल नहीं बताया। एनुलिन फेंको, एनुलिन कौन सी? 8 मेंबर। गर्दन तोड़ दूंगा। कहां से पढ़कर आए? इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? देयर इज नो साइक्लिक कॉन्जुगेशन। दिस कंपाउंड डिक्लोराइज इन वाटर। दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद KMnO4। फालतू में साइक्लिक कॉन्जुगेशन, कोई तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है। तू साइक्लिक की बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूं इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। कुछ भी फेंक देते हो। ये नॉन एरोमेटिक होने का कारण, इसका एंटी एरोमेटिक होने का कारण नहीं है। उसका कारण यही है कि इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन मिसिंग है। और क्यों मिसिंग है आज पता चलेगा तुझे। तुझे बस इतना पता है टब लाइक शेप होता है, क्यों होता है का भी कारण दिया जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ऐसे ही आलतू फालतू की चीजों के पीछे पड़े रहते हो। ये देख, इस मॉलिक्यूल के बारे में बता मेरे को, क्या इसमें लगातार पैरेलल p ऑर्बिटल हैं? गौर से देख ले, हैं? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन
sp2 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 लगातार पैरेलल p ऑर्बिटल है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है? 2 और 1 3। ऑड पाई इलेक्ट्रॉन वाला तो ना एरोमेटिक में ना आया ना एंटी एरोमेटिक। गौर से देख, एरोमेटिक में क्या लिखे हैं? 2 6 उसके बाद 10 उसके बाद 14 और एंटी में क्या लिखा है? 4 8 12। ये तो कहीं नहीं आए। जब साइक्लिक कॉन्जुगेशन इवन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इवन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होता है। ये हक्कल्स इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, हक्कल्स नंबर में फिट ही नहीं होता है कभी भी। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, भले इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो। ये एमओटी एक्सप्लेन करता है। ये देख इसके बारे में क्या ख्याल आता है। क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। बट स्टिल both the molecules are non aromatic। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स ना एरोमेटिक में देखे हमने और ना ही एंटी एरोमेटिक में। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो अगर कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है उसके बावजूद भी वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है। कौन से? रेडिकल वाले। कौन से? रेडिकल वाले। सुलटा आगे चला जाएगा, स्टेटमेंट में हाथ नहीं रखने देगा क्वेश्चंस पर। अगर ऐसे आलतू फालतू चीजों को पढ़ के आगे बढ़ोगे तो ये केमिस्ट्री है भाई, इसमें मजा नहीं आते हैं। फैक्ट चलते हैं। क्या चलते हैं? फैक्ट्स। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन से, और आप सभी लोगों का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। पहले चेक क्या करना है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। इफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज मिसिंग देन नॉन एरोमेटिक। इफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट देन हम बात करेंगे आगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। पहला क्वेश्चन बताइए, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, बताइए क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। ये बोलेगा अफसोस मैं आपको p ऑर्बिटल नहीं प्रोवाइड कर सकता। नहीं कर सकता तो फिर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम भी नहीं सकते। हमने एटम से केवल क्या मांगा है? इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल मांगा है उससे हमने, इलेक्ट्रॉन नहीं मांगे। इलेक्ट्रॉन तो बाद में देखेंगे। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में जब आप बात करोगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कैसी है? sp3। अगर रिंग का कोई एटम sp3 आ जाएगा तो वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई है sp3। तो sp3 होने की वजह से ये p ऑर्बिटल प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये लीजिए, घूम ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। ये तो मतलब ऐसा मामला हो गया कि सर्किट कैसा पड़ा हुआ है? ओपन पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम सकते, करंट नहीं बना सकते। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। अगर आपके सामने ये वाला आ जाए तो बताइए क्या ख्यालात है? इसके बारे में क्या ख्यालात? Each and every atom of this ring is sp2। बताइए sp2 है sp2 है। और ये गजब का स्टेबल कार्बोकेटायन है भाई, बहुत खतरनाक। ट्रिपोलियम को बहुत पीछे छोड़ देता है स्टेबिलिटी के अंदर। अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर खतरनाक होता है। किस प्रकार से हम बात करेंगे देखिए, मैं धीरे धीरे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना बंद कर दूंगा, पहले समझा रहा। इन सभी कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2। सभी के पास p ऑर्बिटल अवेलेबल है क्या? यस, हर किसी के पास p ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? यस। इसके पास बोलता है भाई साहब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन मैं आपको p ऑर्बिटल दे सकता हूं। हमने कब तेरे से इलेक्ट्रॉन मांगे? हमने p ऑर्बिटल मांगा है। तो आप बताइए रिंग का हर एटम हमें p ऑर्बिटल दे रहा है क्या? और क्या वो p ऑर्बिटल पैरेलल है? यस। तो पहली कंडीशन इसने क्वालिफाई कर दी, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। नाउ वी विल चेक कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन तो केवल और केवल किसमें है? डबल बॉन्ड में। वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता पॉजिटिव चार्ज वाला, केवल क्या प्रोवाइड कर रहा? हमें p, हमें p ही चाहिए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें गोल गोल घूम सकते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है और वो इवन है, कैसे है? इवन, तभी एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। अगर वो 4 की टेबल में आते हैं तो एंटी एरोमेटिक होगा, और 4 के टेबल में नहीं आते हैं तो एरोमेटिक होगा। समझो, 4 की टेबल में आते हैं तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। और 4 की टेबल में नहीं आते हैं तो फिर वो क्या होगा? एरोमेटिक। यू गॉट द पॉइंट? बताइए 4 की टेबल में आता है? नहीं।
तो ये कंपाउंड आप लोगों के सामने कैसा है, एरोमेटिक, और इसमें गजब की एरोमेटिसिटी होती है, गजब का डिलोकलाइजेशन होता है। उसका कारण है कि 3 पॉइंट हमेशा ही एक प्लेन में आएंगे। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो 3 पॉइंट जब लिखोगे हमेशा किस में आएंगे, एक प्लेन में। और ये तीनों पी ऑर्बिटल परफेक्टली पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्टली पैरेलल। और पी ऑर्बिटल जितने ज्यादा पैरेलल होंगे डिलोकलाइजेशन उतना बढ़िया होगा। स्मॉलर रिंग्स का एरोमेटिक कैरेक्टर लार्जर रिंग से ज्यादा होता है। कई बार आप पूछते ना कौन ज्यादा एरोमेटिक है, तो रिंग जितनी ज्यादा छोटी होगी उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये बात अपने दिमाग में उतार लेना। क्लियर। तो यहां पर ये देखो तीनों पी ऑर्बिटल क्या होंगे, परफेक्टली पैरेलल। गजब का यहां पर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। शायद मैंने आपको पहले कभी भी बताया होगा कि बोरोन जब भी दिखाई दे तो आप उसको कार्बोकेटायन से रिप्लेस करके आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो आपको करना क्या है, बोरोन की जगह क्या रख देना है, कार्बोकेटायन। क्या रख देना है, कार्बोकेटायन। अब इस पर कमेंट करो एरोमेटिक है क्या, यस, तो ये लो, ये भी एरोमेटिक होगा। हालांकि नीट इस पर कभी बात नहीं करेगा, मैं बोल सकता हूं। एनसीईआरटी ने ऐसी बात लिखी नहीं है। एनसीईआरटी अपनी बातों को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आप फालतू पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है फालतू पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, चिल्ला के लोग बोलेंगे, बताओ इसके बारे में क्या ख्यालात आपके। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, होमो एरोमेटिक होता है। घर पे बैठ के थोड़ी क्वेश्चन बनाओगे तुम, तुम्हारे लेवल पर होमो एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लिखेगा ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बोलेगा उसके बारे में। तो ध्यान रखना इस बात के, जितने एग्जाम्पल आएंगे सारे स्टैंडर्ड होंगे और सब आपके लेवल के ही पूछता है। वो आपके हायर लेवल पर कभी नहीं पूछता है। ऑटोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इवन जेई भी नहीं पूछता उसको कभी। लेकिन आप मनमानी के क्वेश्चन नहीं बना सकते इसका मतलब इसमें। चलिए नंबर 4 पर हम बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, 4 पर। बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्यालात है। ये देखिए इसके बारे में क्या ख्यालात है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन बिल्कुल है। sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दे, sp2। अगर sp3 बोली तो गर्दन टूट जाएगी। तो यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए 4 की टेबल में आए हैं क्या, यस। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ये चाहेगा कि इसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर गायब हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन कर नहीं पाएगा। कब करेगा मैं बताऊंगा कब से शुरू होगा खेला। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात, इसके बारे में क्या ख्यालात। डेफिनेटली दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर। तो आपके पास जो आएगा ना वो आपके कॉन्सेप्ट से सोल्व होगा, सीधी सी बात है। तो ये sp3 है, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन मिसिंग है। अब कुछ बोलेंगे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां भी हैं, और सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है, ये एरोमेटिक बोल दिया, वो नहीं बोला। ये कोई मतलब की बात है क्या। साइक्लिक कॉन्जुगेशन कौन देखेगा, तू नहीं देख सकता तो मजदूर रख ले। तो यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। कंपाउंड क्या रहेगा हमारे सामने, नॉन एरोमेटिक। ध्यान से सुनते रहना, धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगेगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। इसके बारे में क्या ख्यालात है, इसके बारे में क्या ख्याल। पहले चेक कर साइक्लिक कॉन्जुगेशन। पहले अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर ले, रिंग के एटम से तुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स या पी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स हम बाद में देखेंगे, पहले पी दे हमें, क्या दे, पी। तो ये बोलता है भैया पी तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं सारे के सारे। एक ने तो क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड, ये बन गया पाई बॉन्ड। इसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल। कार्बोकेटायन के पास एक वैकेंट पी होता है, इसके पास भी क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये बोलता है भैया जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने बोला कब बोला तेरे को इलेक्ट्रॉन दे, तू इलेक्ट्रॉन्स को आगे चलने का रास्ता दे, बस क्या दे, रास्ता। तो बताइए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूमेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यस। तो पहली बात इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई तो 2 ही हैं सर इसके अंदर, कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए क्या ख्याल आता है, सर एरोमेटिक बोल दीजिए इसको। तो क्या बोल दीजिए, एरोमेटिक। ध्यान से सुनना, कई बार इसी कंपाउंड को वो ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, ऐसे। कई बार आपको हो सकता है अच्छी जगह पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए +1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन के अंदर है एक पॉजिटिव चार्ज के साथ,
जब इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो, कितना प्लस लिखा हुआ है बीच में, एक। कई बार एक भी नहीं लिखता है, प्लस प्लस का मतलब समझ गए कितना होता है, एक। तो कहीं भी पहले एक प्लस टिका दो और फिर पाई बॉन्ड बना दो ताकि उसका साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो सके। क्या हो सके? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो एग्जामिनर यहां भी खेला खेलेगा, और खेला खेलेगा कैसे? ऐसे लिख देता है +2। क्या लिख देता है? +2। अब इसको कैसे हैंडल करना है सुनो। सबसे पहले 4 मेंबर रिंग बनाई, यस। कितने पॉजिटिव इसमें? 2। तो ये पॉजिटिव बनाया, ये पॉजिटिव बनाया। अब ये गोल गोल घूम सके उसके लिए यहां पर क्या होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। जल्दी से छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा। अभी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। पहले क्या चेक करना है? साइक्लिक कॉन्जुकेशन। क्या साइक्लिक कॉन्जुकेशन के बाद भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक निकल सकता है? यस। अगर उसमें ओड पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है। किसका? ओड पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बहुत खतरनाक बात है। अगर स्टेटमेंट फेंक देता ना तुम्हारे सामने कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट, कंपाउंड हैविंग साइक्लिक कॉन्जुकेशन में बी नॉन एरोमेटिक, यस डेफिनेटली हो सकता है। नहीं पता इसका मतलब हो नहीं सकता। तुम दिल्ली नहीं गए इसका मतलब ये नहीं दिल्ली नहीं होती है। सिंपल सी बात है। इसलिए बोलता हूं औकात अनुसार बातें होती है सब्जेक्ट के अंदर। गोवा तो तू कई बार गया है। सुलटा दिया है क्या? चलिए, अब क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आप जाने आपका काम जाने। याद कर रखा है आप, यही बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि याद गलत ना कर रखा हो, वरना फाइल सुलट जाएगी। बातें नहीं भाई। बातें नहीं मतलब नहीं। आपको आता है, अच्छी बात है। दूसरे को सोचने का मौका दीजिए भाई। आपको भी कहां तक आता है मैं जानता हूं।
चलिए पहले इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। छाप तो दिए होंगे सबने। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। साइक्लिक कॉन्जुगेशन तभी आगे बढ़ेंगे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो आगे का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई भी मतलब नहीं रह जाता है आगे बढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये मेरा एक्सेस लोन पेयर है, सुलटा दिया है क्या? हाँ, खूबसूरती की लगाई चीज है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ा सा उसको डेकोरेट किया है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। क्या ख्यालात है, क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? पहले तो मुझे sp2 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 याद कर, मैंने पहले बोला था ये चेक कर कि नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। कॉन्जुगेशन में तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा। 2 इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड, ये लीजिए पाई बॉन्ड। यहां पर जो आपका है लोन पेयर अवेलेबल है, यहां पर भी कौन अवेलेबल है, लोन पेयर। आप बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन एरोमेटिक, क्योंकि ये 4 की टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट आप बताइए इस कार्बन के बारे में क्या ख्यालात है? सर ये तो sp3 है, तो फिर इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता तो ये नॉन एरोमेटिक है। ये कैसा है भाई लोगों, नॉन एरोमेटिक है। क्लियर? अब बहुत सारे बोलेंगे सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या करूं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का करंट तो बनना चाहिए, वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो रिंग करंट बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है, क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? सबसे पहले बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज है यहां पर, बिल्कुल सही बात है। अब आप ध्यान से सुन लेना, इसमें इस नेगेटिव चार्ज को गजब की स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? गजब की ही स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर कोई चार्ज एरोमेटिसिटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, एरोमेटिसिटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, आप बताइए जिस ऑर्बिटल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज है, क्या वो ऑर्बिटल एरोमेटिक? यस डेफिनेटली। तो ये नेगेटिव चार्ज गजब की स्टेबिलिटी पाएगा। सबसे पहले इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, 2 2 4 और 2 6, नेगेटिव का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंपाउंड क्या रहेगा, एरोमेटिक। ऊपर से ये जो आपका कार्बन आयन है ये रहेगा हाईली स्टेबल। क्या रहेगा, हाईली स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। चार्ज तभी स्टेबल होगा जब वो एरोमेटिसिटी के अंदर इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो कार्बोकेटाइन में तो शायद किसी को दिक्कत ना हो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में। क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, तो ये कंपाउंड रहेगा एंटी एरोमेटिक। कैसा रहेगा, एंटी एरोमेटिक। आप बताओ कोई एंटी एरोमेटिक होना चाहता है? नहीं, नहीं होना चाहता, लेकिन इसकी मजबूरी है, आगे जो होंगे ना वो मना कर देंगे हम नहीं होंगे एंटी एरोमेटिक। बताऊंगा कब और कैसे खेला शुरू होगा। इसमें प्लीज इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन के क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, sp3, खत्म हो गया, खेला ही, करंट नहीं बन सकता इसके अंदर। अब याद करो, इसे देखोगे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तू की कहानियां हैं, कॉन्जुगेशन तूने इतने शानदार लेवल पर पढ़ा है, दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए तुझे। तो यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन है साइक्लिक नहीं है। पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है ही, गौर से देखो, पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है लेकिन साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि बोरोन दे दे तो कार्बोकेटाइन बना के आंसर दे दिया कर, क्या रहेगा ये, एंटी एरोमेटिक। एंड हाँ 100% श्योर नीट ऐसी बात भी नहीं करेगा, कंफर्म हूं मैं। ये तो आप लोग पहले पढ़ के आते हैं तो हमें मजबूरी में पढ़ाने पड़ते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट में बताइए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? बिल्कुल सही आंसर दिया है sp2। तो फिर बताइए साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? यस, sp2 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 और sp2, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पे कितना देता है, 2 2 2 4 और 2 6,
6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में आता है क्या? नहीं, तो ये एरोमेटिक है। इवन भी है और 4 की टेबल में भी नहीं आता है। कैसा है? एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट के बारे में आप बताओ। सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम sp2, क्योंकि इसका एक लोन पेयर क्या है? डिलोकलाइज। अगर किसी एटम के ऊपर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो वो अपने एक ही लोन पेयर को डिलोकलाइज कर सकता है। क्लियर? तो आपका मन करे, मान लीजिए इस पर आपने लिख दिया है लोकलाइज, तो फिर ये क्या हो जाएगा? डिलोकलाइज। आप बताइए डिलोकलाइज में कितने हैं? 2 2 4 2 6, बाकी एटम भी sp2 है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। क्या ख्यालात हैं इसके बारे में आपके, बताइए। सबसे एक लोकलाइज रहेगा तो एक डिलोकलाइज। यू गॉट द पॉइंट? दोनों डिलोकलाइज नहीं हो सकते। गलती से 8 पाई इलेक्ट्रॉन मत काउंट कर देना, एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है। तो यहां पर भी 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। इसमें भी एक्सेप्शनल एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, लेकिन आपके लेवल पर डिस्कस नहीं की जा सकती चीजें, खतरनाक है थायोफिन। चलिए आ जाते हैं इधर। बताइए इसके बारे में, पहले इस लोन पेयर के बारे में बताओ क्या है। इस लोन पेयर के बारे में बताओ कैसा है? लोकलाइज्ड। बता चुका हूं नहीं बता चुका हूं? रिंग के डबल बॉन्ड पर है तो लोकलाइज्ड, बाहर है तो कोई गारंटी नहीं लेते, बताया था बकायदा। चलिए ये वाला कैसा है? ये हमारे सामने है डिलोकलाइज्ड। क्लियर? आप देखो हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कितने डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 और 2 6। ये मत काउंट कर लेना, ये लोकलाइज्ड हैं। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। उसके अलावा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। बेटर। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने बेंजीन के बारे में क्या ख्याल है? शायद ही कोई बच्चा होगा जो इसको ना जानता हो। क्लियर? इसमें तो सीधा लिख दो एरोमेटिक, याद कर रखा है। बहुत सारों ने तो ये भी याद कर रखा, बेंजीन जहां जाए एरोमेटिक ही होता है। इन ऐसी चीजों से बचें, जितना बच सकते हैं उतना बचें। अभी देखना पानी पानी हो जाओगे। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम है बेंजाइन। ये इंटरमीडिएट के तौर पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में बनता है और ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। बेंजाइन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर? अब आपसे सबसे पहले जितना पूछा जाए उतना, इन दोनों कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आने वाली है? sp2। बोथ द कार्बन एटम्स आर sp2। ये sp नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके लेवल पर एक मात्र एक्सेप्शन, जहां अगर अपन बात करना चाहें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। यही एग्जांपल है जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। पहले आपको समझ में आया sp2 sp नहीं हो सकता, क्योंकि sp होने के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए? 180, और इसके औकात से बाहर है। अब सुनना ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बेंजीन बनाऊं तो क्या इसमें ये तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? ये देखो, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। डबल फिर नहीं है, फिर होना चाहिए। फिर है तो नहीं होना चाहिए और होना चाहिए, है कि नहीं है? अब आप बताओ, अगर इस एटम के पास 2 डबल बॉन्ड है तो कोई एक ही कॉन्जुगेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप सोचिए, पीवाई 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 पीवाई, तो इसके पास पीवाई से एक ही पाई बॉन्ड बना होगा, दूसरा किसी और से बना होगा। तो दोनों पाई बॉन्ड में से कोई एक पाई बॉन्ड ही डिलोकलाइज हो सकता है। ऐसे देखते हैं राक्षस जैसे कभी पहले बातें ही ना हुई हो। अगर हमारे सामने ये कंपाउंड दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है? कितने पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन के अंदर? 2। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ये देखिए, अगर हम इसको बोल रहे तो इन दोनों में से किसी एक के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है। अगर इन दोनों में कॉन्जुगेशन है तो एक कॉन्जुगेशन ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक कॉन्जुगेशन में है और एक नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है भाई लोगों? साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल आता है? बताइए नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2, है कि नहीं है? तो डबल सिंगल साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। तो यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के ऊपर आया हुआ लोन पेयर क्या होता है? लोकलाइज्ड। अगर वो डबल बॉन्ड किसका है? रिंग का। तो यहां पर ये हमारे सामने रहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन। कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। इसके बारे में बताइए 20 के बारे में क्या ख्याल आता है? खोपड़ा खराब नहीं करना, ओपन चेन है। क्या खोपड़ा खराब करोगे?
तुम्हारा खुद का हो तो पता नहीं, ओपन चेन कंपाउंड में कभी भी करंट बनेगा ही नहीं, तो साफ बोल दो नॉन एरोमेटिक। अब कुछ बार आके मेरे गुर्दों पे झूलने की कोशिश करेंगे कि सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सर 6 तो बेंजीन में भी होते ना। अभी पाई इलेक्ट्रॉन मैटर नहीं करता, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी तो कुछ होता है। हकल्स ने बोला था शॉर्टकट बता रहा हूं लेकिन ढंग से अप्लाई करना वरना सुलझ जाओगे। तुम शॉर्टकट के अंदर भी और शॉर्ट हो जाते हो। पाई पाई इलेक्ट्रॉन देखते हो, कॉन्जुगेशन तो देखते ही नहीं हो। सभी ने सुलटा दिया, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे जिन्होंने नहीं सुलटाया है। अब धीरे धीरे बातें बढ़ने लगेंगी और आएंगे कॉट के ऊपर भी। किसके ऊपर आएंगे? कॉट, साइक्लो ऑक्टाटेट्राएन। और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत सारे लोगों ने तो कॉन्जुकेशन है बोल दिया है। मूर्ख हैं आप, बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं। डैश नहीं, डबल डैश लेवल के लोग हैं। कॉन्जुकेशन खतरनाक। कॉन्जुकेशन होता तो एंटी एरोमेटिक ना हो जाता। तुम्हें तो ये तक नहीं मालूम कि वो नॉन प्लेनर होता क्यों है। होता है, मर्जी है बस। एक लाइन लिखवा दी गई है कि 8 और 8 से बड़ी रिंग कभी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती। वो लाइन आई कहां से, क्या पता कहां से, किसने कहां से कॉपी की है, कैसे बातें हुई हैं। हम तो क्लियर करने के लिए आए हैं, इसीलिए बुजुर्ग लोगों में भेजा जाता है। यहाँ मास्टर को एकदम हर दिन परखा जाता है। कोई सा भी दिन आखिरी दिन हो सकता है, किसी भी दिन शेड्यूल से नाम गायब हो सकता है कि भाई आज इसने ठीक नहीं पढ़ाया, क्या बोलता है, कर दे खेला इसका। सुलटा दिया क्या? ये राक्षस सबसे धीरे धीरे लिख रहा है, आराम से पाई बॉन्ड बना रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा खींचनी हो। इसको सीधा बॉन्ड नहीं खींच सकता। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? 21। बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? इसके बारे में, इसे हम बोलते हैं भाई लोगों फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? फिनाइल केटाइन बोल दीजिए, फिनाइल कार्बोकेटाइन बोल दीजिए। इंटरमीडिएट अभी अपन ने रोक रखे हैं, अब एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, खेला शुरू हो चुका है। डे बाय डे अपन सुलटाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आ गया है ये एनायन। सोच समझकर आपको जवाब देना है। ये लीजिए नंबर 3 पर हमारे सामने आ गया फिनाइल रेडिकल। क्या आ गया है? फिनाइल रेडिकल। इस पर भी आपको चर्चाएं तो करनी ही पड़ेंगी। 24 नंबर पर हमारे सामने ये आ गया। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से, तबीयत से, एकदम बढ़िया चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लगाओ अपना दिमाग, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सारी बातें कर डालो इनके बारे में जो आपने समझा है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के बीच में हाजिर है। करोड़ करोड़ की बात मत क्या कर रहा अक्सर। इतने करोड़ का होता तो मैं खुद ही आंसर देकर ना निकल लेता, दूसरे से क्यों पूछता। तो मैं पैसे नहीं दे सकता ना, बिना प्राइज मनी के आएगा जो भी क्वेश्चन होगा। क्या होगा? बिना प्राइज मनी के। आप जो चाहे दे सकते हैं मास्टर को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 रुपए करके दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पूरे पेज से निकालने पड़ेंगे 15 रुपए तुम्हें। पूरे बैच के 15 मिला के। राक्षस, तुमने अपनी औकात दिखा दी है। तुम पेशेंट की गुर्दे, किडनियां, सारी चीजें निकाल लोगे, एक एक छोड़ोगे। 2 बॉडी पार्ट होते हैं, एक छोड़ दोगे जिससे उसका काम चल सके। सही बात है, एक बार ठीक करोगे बार बार आएगा, ऐसा ठीक करोगे दोबारा ना आए। जिसको जहां फाइनल जाना है वहीं पहुंचा दो। अब गया 10 साल बाद गया, क्या दिक्कत की बात है, जाना तो वही है। तुम ही जनसंख्या कम करोगे। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के बोलोगे प्रभु मेरी प्रथम भेंट स्वीकार करें, और भी आएंगे आपके पास। चलिए क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनके तो जवाब आपने दिए नहीं है। बाकी तो सर आपको कहीं नहीं जाने देंगे, बस क्वेश्चन मत पूछो हमसे। ऑर्गेनिक के अलावा आप बात करो, आपका पूरा साथ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने। देखिए मैं भी जानता हूं हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। मॉडिफाइड हक्कल में अभी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इस क्वेश्चन को लेना अभी अपनी मजबूरी हो चुकी है। ये वाला क्वेश्चन शायद जेई एडवांस ने पूछा था। जेई एडवांस ने कब पूछा था?
लगभग 2015 में। कभी कभी जेई नीट से पीछे होता था, नीट 2013 और नीट 2016 में जेई वाले को अपने आजू बाजू नहीं आने देता था, ये तो बिल्कुल सत्य है। उससे पहले इसी कॉन्सेप्ट पर और इससे भी भारी लेवल पर क्वेश्चन पूछ के जा चुका नीट 2013। खतरनाक क्वेश्चन था भाई। इस क्वेश्चन को आए हुए लगभग 9 साल हो गए हैं, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा है, किसी को पल्ले नहीं पड़ा है, किसी को भी। एक मास्टर दूसरे मास्टर को नहीं समझा सकता, बच्चे को दोनों समझा लेते हैं, बच्चे को दोनों समझा लेते हैं, लेकिन एक मास्टर दूसरे मास्टर को नहीं समझा सकता। ये मास्टर का दर्द मास्टर ही जानता है। जो सब्जेक्ट को जानता है वो तो समझता है कि खेला कर गया नीट वाला, क्या कर गया, खेला। जो नहीं जानता वो हवाबाजी में इसको सोल्व करके और कॉन्फिडेंस से बाहर भी निकल जाता है, उसको लगता है कि मैंने बहुत सही बता दिया है, लेकिन खेला कर गया था नीट वाला यहाँ पर। चलिए बात कर ही लेंगे। नेक्स्ट अगर हमारे सामने आ जाता है टोलिन, तो आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में क्या ख्यालात हैं। चलिए स्टार्ट करें वन बाय वन। तैयार हैं आप लोग क्वेश्चंस के बारे में? क्वेश्चन जो जेई का है वो भी शानदार क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एनसीईआरटी खतरनाक बुक है भाई, सारी बातें करता है, कुछ थ्योरी में, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ एक्सरसाइज में। वहां भी उसके गुर्दों को ठंडक ना पहुंचे तो बोलता है एग्जाम्पल भी मेरा ही है, वहां तो मैं कर सकता हूं। चलिए बताइए क्या ख्यालात है, सब सोल्व होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले के बारे में पहले बता दो, इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या ख्यालात है? ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, लोकलाइज। ये रिंग के डबल बॉन्ड पर आया है, किस पर आया है, रिंग के डबल बॉन्ड पर आया है। थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं, आपके गुर्दों को थोड़ी ठंडक पहुंच जाएगी, गर्मी का टाइम है। देखिए यहां पर जिस ऑर्बिटल के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो ऑर्बिटल बाकी पी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। किसमें होता है, परपेंडिकुलर में। वो गया बेचारा, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन करने का तो मौका मिला नहीं उसको, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। क्लियर? पहले पूछा हमसे कॉन्जुगेशन करवा सकते हो, हमने मना कर दिया कि भाई तेरे से एक ही कॉन्जुगेशन में आ सकता है, वो पहले आ चुका है पाई बॉन्ड बनाने वाला। क्लियर? तो ये जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है वो बाकी पी ऑर्बिटल्स के किस प्लेन में होता है, परपेंडिकुलर प्लेन में। तो इस कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, यस। देख लीजिए हर एटम आपको पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। कंपाउंड डिक्लेयर किया जाता है एरोमेटिक। क्या डिक्लेयर किया जाता है, एरोमेटिक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या इस पॉजिटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट एरोमेटिसिटी के अंदर है? नहीं, तो इसको एरोमेटिसिटी से कोई फायदा नहीं मिलेगा। कल मैं बोलूंगा ये एरोमेटिक है, तू आएगा कि सर तूने पीछे लिखवाया था ये भी एरोमेटिक है, टोटली एग्रीड। क्या पॉजिटिव चार्ज, जिस ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्या वो ऑर्बिटल साइक्लिक कॉन्जुगेशन में आ पाया? नहीं, तो फिर उसको एरोमेटिसिटी का सुख मिलने वाला नहीं है। क्लियर? ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। मैं डिस्कस करूंगा इसकी अनस्टेबिलिटी, अभी अपन केटाइन पर आए नहीं है, लेकिन अपन पहले से पढ़ते हुए चलेंगे तो अपने दिमाग में बातें रहेंगी। तो हाईली अनस्टेबल होता है। बताइए यहां पर भी नेगेटिव चार्ज में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैसा है, लोकलाइज। तो क्या इस नेगेटिव चार्ज को एरोमेटिसिटी का कोई फायदा मिलेगा अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक हुआ? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी में नहीं है। देखिए 2, 2 4 और 2 6, इसको काउंट मत करना, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। क्या इस नेगेटिव को एरोमेटिसिटी का सुख मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस ऑर्बिटल में ये है वो एरोमेटिसिटी में नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए इस रेडिकल के बारे में क्या ख्याल आता है, लोकलाइज्ड। क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? यस, मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन ये रेडिकल साइक्लिक कॉन्जुगेशन में नहीं है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, एंड कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में भाई लोगों क्या ख्यालात हैं, बताइए आपको क्या ख्यालात हैं। बताइए ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2। आप बताइए इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। एक डिलोकलाइज्ड है और एक लोकलाइज्ड है। बहुत बढ़िया आपने बताया। इस कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है, अब वो एरोमेटिसिटी के अंदर है, यस है एरोमेटिसिटी में। इसी के p ऑर्बिटल की वजह से साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो पाया, वरना खेला ही हो जाता। तो अब बताओ क्या इस पॉजिटिव चार्ज को एरोमेटिसिटी का सुख मिलेगा? यस।
इसकी गजब की स्टेबिलिटी निकलेगी, क्योंकि ये है पॉजिटिव एरोमेटिसिटी के अंदर। जब तक कोई खुद एरोमेटिसिटी में ना आ जाए तब तक उसको एरोमेटिसिटी का फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर लोन पेयर, अगर नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज जिस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है और वो ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी का हिस्सा बन जाता है, तभी उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, वरना कोई मतलब नहीं है। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो यहां पर बताइए, देखो कितने मानेंगे इसमें से? दो, दो चार, दो छह। वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी ऑर्बिटल अपने पास, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए भी कहां तेरे से। तो बताइए साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक, कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। आप बनाता है तो कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर? एक। अब भाई साहब खतरनाक काम कर देते हैं कुछ लोग, खेला ही कर देते हैं कि सर आपने बोला था कि कोई भी एटम अपना एक लोन पेयर शेयर कर सकता है, तो अभी तो ये करेगा ना सर, इसके पास एक अपन दे देंगे। अबे ये नहीं है कि तेरे पास आएगा उसके बाद वो एक करेगा, वो एक ही शेयर कर सकता है। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं? दो। अगर इस पर एक लोन पेयर गायब है मतलब ऑलरेडी है, तो इस लोन पेयर की तरफ आके उठा के देखना भी मत, ये देगा भी नहीं ऑक्सीजन आपको ये लोन पेयर। तो दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, है ना? यस। अब बताइए साइक्लिक कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, सो द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक, इनऑर्गेनिक बेंजीन। नेक्स्ट, आप पढ़ चुके हैं एरोमेटिक है। इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का है ही नहीं, वो बोरोन के साथ शेयर किया जाएगा। ये लोन पेयर भी शेयर किया जाएगा, ये लोन पेयर भी शेयर किया जाएगा। तो इसमें भी रिंग करंट आपको देखने को मिलता है। इनऑर्गेनिक की बातें ज्यादा नहीं करूंगा, एरोमेटिक है। क्लियर? 25 में क्या दिक्कत आया? महाराज इसीलिए मैंने पहले भी बना रखा है एग्जाम्पल, लेकिन इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल पर आपका ध्यान नहीं गया। ये समझ में आया? ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस किया, रेजोनेंस किया तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां आया? प्लीज बताइए। यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कितने लोन पेयर हैं? इसने अपना लोन पेयर शेयर किया, तो डोनर पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। एक्सेप्टर पर कैसा आता है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये ले, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो इस पर एक लोन पेयर अगर मौजूद है ऑक्सीजन पर और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑलरेडी वो अपना एक लोन पेयर शेयर कर चुका है। वरना ऑक्सीजन पर दो बॉन्ड के साथ कितने लोन पेयर होते हैं? दो। तीन के साथ कितना मिलेगा? एक। एक ही लोन पेयर शेयर करेगा, पहले कर लिया है तो आप नहीं शेयर करवा सकते। तो जाहिर सी बात है ये लोन पेयर हमारे सामने क्या रहेगा? लोकलाइज्ड। चलिए देखो, ये बनाया भी है वैसे मैंने कि किसी को शायद चमक जाए, लेकिन अपन इतना दिमाग लगाते कहां है। मेरी सीक्वेंसिंग बहुत क्लियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर मैं दिल खोल के बातें करना चाहता हूं। क्लियर? क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 अपने मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप अपना दिमाग चलाएं और उसका आंसर दें। अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर? तो पहले आपने यहां तक छाप लिया है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। सभी ने छाप लिया क्या? पक्का? चलिए, जिन्होंने नहीं छापा उनको पानी पीने तक का समय दिया। चलिए अब ध्यान से सुनना, मैं वापस से आपको पुरानी चीजें बताने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज को रटें। अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया है तो आपको रटने की जरूरत कतई नहीं है भाई, कतई है ही नहीं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बस तुम तबीयत से। वही हमारे सामने है, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। ये देखो, इसमें से मैंने यूं, ये ले, इसमें से मैंने यूं निकाला हुआ रेजिस्टेंस। अब हो सकता है कुछ लोग परेशान भी, तो फिजिक्स भी समझ में नहीं आती थी, ऊपर से इसने भी फिजिक्स शुरू कर दी है। इसको लेके कौन आया? जहां से लेके आए वहीं छोड़ के आओ, वरना ये सुलटा देगा अपने को। ये देखिए ध्यान से, ये आपके सामने, इसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दीजिए, इसमें फेंक दीजिए मैग्नेटिक फील्ड में। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जाता है इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने इसको बोला है R1, इसको बोला है R2, इसको बोला है R3, इसको बोला है R4, इसको बोला है R5,
और इसको बोला है R6। फेंक दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। आप बताइए कौन कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा? सर करंट तो आपको हम क्या बताएं, सर्कुलर पाथ में फ्लो करता है। किस में फ्लो करता है? सर्कुलर पाथ में फ्लो करता है, हाँ या ना? तो इस सर्कल से जो बाहर रह गया, इसमें कोई करंट नहीं मिलेगा, इसके अंदर भी कोई करंट नहीं मिलेगा, और इसके अंदर भी कोई करंट नहीं मिलेगा। सर आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूं। वो भी मैं जानता हूं, कोरिलेट भी करवाना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड का मैं ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं जितने सवाल आपसे पूछूं बस उतने सवालों के जवाब आपसे चाहिए। आपको कोई भी अपने दिमाग में पहले से आंसर सेट नहीं करना है। ध्यान रहे, ऑर्गेनिक के अंदर जो आपसे पूछा गया है वो बताना है, वो नहीं जो आपको आता है। और बच्चे यही करते हैं, जो एग्जामिनर पूछता है वो नहीं बताता, जो उसको आता है वो बता के आता है, और इसी वजह से नेगेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं ऑर्गेनिक में। मैं अगर बात करूं तो बताइए, बेंजीन के अंदर लगातार पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं, यस, और यहां पर भी ये हमारे सामने। अब तो एरोमेटिसिटी भूल जा। जब मैं एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था क्या कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं, यस। यहां से देख, सारे पी ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल। बॉन्डिंग से पहले की कहानी है, बॉन्डिंग से पहले की कहानी है, सब में क्या है? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यस। अगर मैं इसके अंदर आपसे पूछना चाहूं, राइट नाउ ऑल दीज p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, 100% पैरेलल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स, कितने पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं? 8, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जितना पूछे उतना जवाब, जो पूछे उसी का जवाब। नेक्स्ट हमारे सामने नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्या ये p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है? तो जो इनको कॉन्जुगेशन में मान रहा है और इन इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज्ड नहीं मान रहा, बताओ उनका मैं क्या करूं? अगर कोई p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? डिलोकलाइज्ड। तो नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एग्री करते हैं? यस। नेक्स्ट हमारे सामने है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन एरोमेटिसिटी, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन एरोमेटिसिटी कितने आएंगे? 6। अब कुछ लोग हो गए परेशान कि ये 8 क्यों नहीं आए। अबे अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूं तो सबसे पहले ये बता, करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? करंट तो बनेगा। अगर मैं यहां से शुरू करूं तो ये देख सर्कुलर पाथ में बन गया। अब ये सर्कल से बाहर है, जैसे ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा रह जाएगा। भले ही ये डिलोकलाइज्ड है लेकिन इनका एरोमेटिसिटी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एरोमेटिसिटी के अंदर वही p ऑर्बिटल आएंगे जो सर्कुलर पाथ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सर्कुलर पाथ बना सकते हैं। और सर्कुलर पाथ तो रिंग वाले ही बना सकते हैं। कौन से बना सकते हैं? रिंग वाले। तो ये एरोमेटिसिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये देखो, ये सारे रेजिस्टेंस आ गए खटक से, किसके अंदर? करंट के अंदर। ये बाहर की बाहर रह गया, ये बाहर की बाहर रह गया। तो ये भले ही डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी एट ऑल। इनका एरोमेटिसिटी के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? तो आप ध्यान से सुनना, उसने पूछा क्या है? टोटल p ऑर्बिटल पूछे तो वही बताने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड पूछे तो वही बताने हैं, और एरोमेटिसिटी में पूछे हैं तो वही बताने हैं। सारे डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में आ पाए इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस कंपाउंड को डिक्लेयर किया जाता है क्या? एरोमेटिक। साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? ये देखो, हमें केवल साइक्लिक बताना है। सर साइक्लिक तो 6 का ही है, साइक्लिक तो 6 का ही है। तो कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। यू गॉट द पॉइंट? आजा। अब हो सकता है तेरी परेशानियां बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ेंगी। आप बताओ इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। बिल्कुल सही आंसर दिया है, sp3। नाउ टेल मी, द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? कंपाउंड इज, द कंपाउंड इज, the compound is aromatic. Reason being cyclic conjugation present. 6 pi electrons का cyclic conjugation है and the compound is aromatic. सर ये क्या, रिंग का एटम sp3 है तो वो conjugation में नहीं है। जो sp3 है वो conjugation में नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले यहां तक छापिए। जूते जैसे चेहरे हो जाते हैं राक्षसों के। p ऑर्बिटल इतने बढ़िया तरीके से, तगड़े तरीके से पढ़ाने के बावजूद
तो डबल सिंगल में तो एरोमेटिसिटी तुमने पता नहीं कैसे देखी, याद किए हैं तुमने केवल ये वाला एरोमेटिक, ये वाला एंटी एरोमेटिक, ये वाला नॉन एरोमेटिक, 4 सालों में याद हो गए। 4 साल तो दे ही चुके होगे, +1 फिर +2, 2 ड्रॉप तो कम से कम सबके ही हो गए। कुछ का तो मेरा एक्सपीरियंस है और उसका भी मेरा पढ़ाने का और उसका पढ़ने का, ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, 7 साल का ही एक्सपीरियंस है, अभी 8 हो जाएंगे तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। क्या बोला? हाँ जूनियर हूं मैं तुम्हारा। सुलटाइए जल्दी से, कुछ लोग छाप रहे हैं। हाँ ये पढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े दिन रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करने दो मेरे को। क्या शुरू करने दो? रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर कोई आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता लग जाएगा। अभी तो जीओसी में हल्का हल्का चला है मामला। कितना चला है? हल्का हल्का। याद करो जिस दिन पहले दिन एरोमेटिक सॉरी रेजोनेंस पढ़ाया था, पी ऑर्बिटल पढ़ाया था, सबके चेहरे टिंडे जैसे हो रखे थे कि भाई क्या पढ़ा रहा है अपने को, क्या पी ऑर्बिटल बताना सीधा, पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, पाई के आगे रेडिकल, वो तो बता ही नहीं रहा है जो सालों साल मेहनत करके सीखा है हमने। अब बताइए इसमें कैसे समझाता उसमें मैं आपको। अभी तो शुरू हुआ है खेला। क्या हुआ है? शुरू। फिर केवल आप याद ही करते ये एरोमेटिक और ये नहीं है। चलिए अब मुझे इस कंपाउंड पर भी थोड़ी सी बातें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे बन चुके हैं जूते जैसे कि यार ये तो रिंग में भी बोल गड़बड़ कर रहा है भाई, रिंग का भी sp3 है फिर भी नहीं बोल रहा है, ये क्या ही पढ़ा रहा है अपने को। देखिए आप अगर पुरानी यादों से परेशान हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। ये देखिए अब आप खुद देख लीजिए, पी ऑर्बिटल्स, एक तो बेंजीन में लगातार पी ऑर्बिटल्स हैं, यस, ये बेंजीन बना दिया, उसमें भी पी ऑर्बिटल्स हैं, यस। अब देखो अगर कोई हमसे पूछे कितने पी ऑर्बिटल्स हैं जो कॉन्जुगेशन में है, 8। कितने हैं? 8, नो डाउट 8 है, क्लियर। और अगर हमसे कोई पूछे कितने डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। जितने भी इन पी ऑर्बिटल के अंदर है सारे डिलोकलाइज्ड है। लेकिन अगर इस कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो करंट तो सर्कुलर पाथ में फ्लो करेगा। ये देख, करंट तो बेटा इन्हीं में ही बनेगा, और करंट बनेगा तो अब ये रहने दो sp3, हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? रहने दो, हमें क्या बिगाड़ पाएगा? करंट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया, तो कंपाउंड तो क्या हो गया? एरोमेटिक। ये ऑर्बिटल ही समझा सकते हैं, ये तो वीबीटी है, एमओटी तो एकदम खतरनाक लेवल पर चलती है। आप जाने, आपका काम जाने, कंपाउंड होता है एरोमेटिक। ये आपको समझ में आ गया, रिंग की वजह से होगा, उसकी वजह से नहीं है। नेक्स्ट में अब लो, इसमें भी है sp3, तो टोल्विन के बारे में अगर कोई बात करे, क्या इसमें sp3 है ना? लेकिन कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। हमें उससे क्या मतलब है? मैंने तो ये बोला जो भी एटम कॉन्जुकेशन में आ रहा है वो sp3 नहीं होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुकेशन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, और यहां तो है साइक्लिक कॉन्जुकेशन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के, क्लियर। तो ये कंपाउंड भी हमारा को एरोमेटिक। बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिए हैं। क्वेश्चन 30 तक पहुंच चुके हैं अपन। कहां तक पहुंच चुके हैं? 30 तक। खेले को आगे खेला जाए, अब धकेला जाए, और अब धीरे 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 बातें होने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 31। शॉर्ट फॉर्म कहां से निकाली गई वो बता दिया है मैंने आपको। ये जो कार्बोकेटाइन आपके सामने बना है इसका नाम साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल
केटायन। याद करो इसकी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है और पॉजिटिव चार्ज पूरा गोल गोल घूम जाता है, इसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन का नाम दिया जाता है। और दूसरा नाम भी होता है इसका ट्रोपिलियम केटायन। ये भी गजब का स्टेबल है, ये भी क्या है, गजब का स्टेबल है, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव एरोमेटिसिटी में है। इसका भी पॉजिटिव किसमें है, एरोमेटिसिटी में है। बात करेंगे इसके बारे में भी। और नीचे जो लिखा हुआ है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, उसमें तो गंभीर बातें होनी ही है, गंभीर बातें होनी। बताइए क्या ख्यालात है, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में क्या ख्यालात हैं आप? एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन मिसिंग है। अब मत बोलना 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपने घर लेके जा, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बताइए, क्या हर कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है? यस, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। कंपाउंड इज एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के अंदर है, तो इसको गजब की स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? गजब की स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अगर चार्ज जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है और वो ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाए तो ही उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, वरना उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, भले कंपाउंड एरोमेटिक रह जाए। क्लियर? तो क्या इस पॉजिटिव को स्टेबिलिटी मिलेगी? यस, डेफिनेटली इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देना चाहता हूं। देखिए, एक कार्बोकेटायन हमारे सामने ये होता है। कौन से वाला कार्बोकेटायन? ये वाला। देखिए कितनी कितनी बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस कर रहा है। आप सोचो कितनी बेंजीन रिंग के साथ? 3 बेंजीन रिंग के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अब आप बताइए इसका कितनों के साथ रेजोनेंस है? मात्र 3 पाई बॉन्ड के साथ। और इसका इस बेंजीन में कितने हैं? 3। इस बेंजीन में भी कितने हैं? 3। इस बेंजीन में भी कितने हैं? 3। 9 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। और इधर वाले का मात्र 3 के साथ। लेकिन क्या उधर वाला पॉजिटिव एरोमेटिसिटी के अंदर है ना? रिंग में अपना 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 एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो इस पॉजिटिव को एरोमेटिक कैरेक्टर का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ट्रिपोलियम कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन से 10⁻11 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखो रोल ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या है? रोल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो कोई अगर केटायन एरोमेटिसिटी का पार्ट बनता है ना, तभी उसको स्टेबिलिटी मिलती है। अपने दिमाग में उतार लेना। कुछ देर पहले ये कंपाउंड भी आपके सामने एरोमेटिक निकला था, लेकिन इस पॉजिटिव को एरोमेटिसिटी से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी का पार्ट ही नहीं है। गॉट द पॉइंट? चलिए, अब अगर ये एरोमेटिक है तो ये तो दुनिया जानती है, ये भी क्या रहेगा? एरोमेटिक। हालांकि मैं बता चुका हूं इस पर नीट कभी बात नहीं करेगा। तुमने केवल फालतू की मेहनत की है। क्या की है? फालतू की मेहनत की है। चीजें बहुत लिमिटेड है भाई ऑर्गेनिक के अंदर, मजबूरी में हमें पढ़ाना पड़ता है। हमें कोई चाव नहीं है, क्योंकि नहीं पढ़ाया तो बाजू की नोटबुक से देख लेते हो कि पिछली बार तो ये भी बताया था, वो भी बताया था, आया कितना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के बारे में मैं बात करूंगा। कुछ लोग बोल रहे थे इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, उन लोगों का ऑर्गेनिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मूर्ख लोग हैं जो इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन बताते हैं। इसके अंदर कोई साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। आप छाप कर एक बार आ जाएं, फिर मैं बात करना चाहता हूं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 मैं फिर से यहां डिस्कस करना चाहूंगा और मैं आपको ढेर सारी बातें बताने वाला हूं, और उन बातों को सुनकर आपके मन को शांति मिलेगी, आपको अभूतपूर्व सुख की अनुभूति हो सकती है। पहली नजर में यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नजर आता है, लेकिन फिर थोड़ा सा आप दिमाग चलाते हैं तो यह कंपाउंड नॉन एरोमेटिक निकलता है। ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक होने का कारण आपने इसका बता दिया कि ये नॉन प्लेनर है। क्यों है भाई? इससे पहले वाले क्यों नहीं हो गए भाई? वो हमें नहीं पता, हमें आंसर याद है। हमें क्या याद है? आंसर याद है। अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो अब शुरुआत होने वाली। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, ये देखो, ये हमारे सामने क्या है? हेक्सागोनल है। क्या है? हेक्सागन है कि नहीं? हेक्सागन। इसमें अगर मैं आपसे इंटरनल एंगल पूछूं ये कितना होगा, तो किसी भी पॉलीगन के अंदर जो इंटरनल एंगल होता है वो आप बता सकते हैं।
180 डिग्री माइनस 360 डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, कितनी उसके अंदर साइड है। तो यहां पर आप 6 जो हेक्सागन है, हेक्सागन मैथमेटिक्स वाले की बात कर रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है, हेक्सागन। तो इसका इंटरनल एंगल कितना होता है 120 डिग्री। n की वैल्यू कितनी पुट कर दो भाई लोगों, कितनी पुट कर दो 6, तो 6 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120। यानी कि जो इंटरनल एंगल है इसके अंदर ये 120 है। कब, जब ये प्लेनर है। ये कैसा है, प्लेनर है। आप जानते हैं जितने भी होते हैं मैथ के सारे जो भी आप बनाते हो पॉलीगन्स, वो सारे प्लेनर होते हैं। ट्राइंगल प्लेनर, रेक्टेंगल प्लेनर, उसके बाद पेंटागन प्लेनर, हेक्सागन प्लेनर, सारे प्लेनर होते हैं। अब अगर इसमें मैं बेंजीन बना दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या बना दूं बेंजीन, तो अगर इसको अपन प्लेनर मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लेनर। बेयर्स थ्योरी में उससे बेचारे से यही गड़बड़ी हो गई थी, वो प्लेनर मान मान के सुलटा के चला गया सबको। अगर मैंने यहां पर बेंजीन बना दिया है, क्या बना दिया है, बेंजीन, और अगर ये बेंजीन प्लेनर रहना चाहता है तो इसका हर एंगल 120 का आएगा। कितने का आएगा, 120 का। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। प्लेनर का मतलब है इफ ऑल दीज एटम्स लाई इन ए सिंगल प्लेन, इफ ऑल दीज एटम्स लाई इन ए सिंगल प्लेन। अगर ये प्लेन से बाहर चले जाएं तो कोई जरूरी नहीं है 120 का बॉन्ड एंगल रहे, यानी कि 120 का एंगल रहे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो सेम प्लेन में रहेंगे तो 120 जरूर आएगा। क्लियर। अब सुनना, अब हमारे सामने यहां पर एंगल कितने का बनेगा 120 का, कितने का बनेगा 120, 120, 120 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। sp2 के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था 120। कमाल ही हो गया, जितना चाहिए था उतना ही है। इसलिए बेंजीन प्लेन में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, प्लेन में। क्योंकि एंगल अगर घटता बढ़ता तो क्या थी, एंगल स्ट्रेन, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। तो बेंजीन प्लेनर होता है। आप जानते हैं बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स लाई इन ए सिंगल प्लेन, लाई इन ए सिंगल प्लेन, देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिक के हिसाब से और केमिस्ट्री के हिसाब से फिट हो गया है। ये भी बोल रहा है अगर प्लेन में आएंगे 6 के 6 तो 120 होना चाहिए। ये भी बोल रहा है sp2 है 120 होना चाहिए, इसलिए प्लेन में रहना पसंद करता है। किस में रहना पसंद करता है, प्लेन में। ध्यान से सुनना भाई लोगों मेरी बातों को, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, जो लाइनें बोली गई हैं उनका मतलब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे सामने ये है, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितनी साइड्स हैं 8। इंटरनल एंगल बता सकते हो थीटा कितना होना चाहिए 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइडेड बाई 8, कितना आएगा, कितना आएगा 135 आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे सामने 135 आएगा, यानी कि इंटरनल एंगल होना चाहिए 135। ये सारे के सारे कितने के होने चाहिए 135 के होने चाहिए। कब, जब सारे एटम एक प्लेन में लाई करें, इफ ऑल एटम्स लाई इन ए सिंगल प्लेन। अब बताइए अगर मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो क्या इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगी, यस डेफिनेटली आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर मैंने डबल बॉन्ड बनाया तो मैं इसको 135 का एंगल नहीं दे सकता। ये देखो मैंने बनाया डबल बॉन्ड, यस, मैंने बनाया डबल बॉन्ड, यस, मैंने बनाया डबल बॉन्ड, यस, मैंने बनाया। बताइए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, किसकी है sp2। इस कार्बन इज sp2। क्या मैं इसको 135 का बॉन्ड एंगल दे पाऊंगा, नहीं 120। अगर 120 दे दिया तो एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी इसके अंदर। क्या डेवलप होगी, एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी। अब मॉलिक्यूल मुझसे बोलेगा कि मेरे अंदर एंगल स्ट्रेन है, मेरा कुछ कर, वरना मैं एंगल स्ट्रेन को कम करूंगा, क्योंकि स्ट्रेन किसी को पसंद नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा साइक्लोहेक्सेन ऐसे होता ही नहीं है। साइक्लोहेक्सेन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लेनर होता है, एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करता है। तो ये बोलेगा अगर मेरे एंगल स्ट्रेन बढ़ रही है तो कुछ कर सकता है तो बता, वरना मैं नॉन प्लेनर होकर एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करूंगा। हम बोलेंगे कर ले तू, फायदा है तेरा, क्या है फायदा, अगर तू प्लेनर रहा, अगर तू क्या रहा प्लेनर। ध्यान से सुन ले मेरी बात को, खतरनाक लेवल की बातें हो रही हैं। तूने चीजें केवल और केवल याद की हैं कि नॉन प्लेनर होता है, टब लाइक शेप होती है, उसके कारण नहीं जाने हैं। हमने बोला कि तू जल्दी से भाई नॉन प्लेनर हो जा, वरना तुझे अभी एक बात का तो पता ही नहीं है। क्योंकि तू अगर प्लेनर रहा, तू अगर प्लेनर रहा तो तेरे अंदर रिंग करंट भी बनेगा। क्या बनेगा, रिंग करंट, और वो बनेगा पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, और तू एंटी एरोमेटिक भी होने वाला है।
क्या होने वाला है? एंटी एरोमेटिक। तूने अभी, तेरी केवल एक ही बात जानी है कि तेरे अंदर एंगल स्ट्रेन है। हम केमिस्ट्री से बता रहे हैं कि तुझे अभी एंटी एरोमेटिसिटी और डिस्टेबलाइज करेगी, तो हम तेरे को नहीं रोक रहे नॉन प्लेनर होने से, हो जा, तेरा फायदा है, हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो ये मॉलिक्यूल तुरंत नॉन प्लेनर शेप को एक्वायर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसको एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करना है। किसको मिनिमाइज करना है? एंगल स्ट्रेन को। और ये इस शेप के अंदर चला जाता है जिसे टब लाइक शेप का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? टब लाइक शेप का। ऐसे अपने आप को एडजस्ट करता है कि ये देखो यहां पर जो एंगल है वो कितने का आ जाए, लगभग 120 का आ जाए। जानबूझकर उसने अपने आप को ऐसा कर लिया है। क्लियर? ताकि एंगल स्ट्रेन को क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। तो तू क्या सोचता था? तू ये सोचता था कि एंटी एरोमेटिक ना हो जाए, इसलिए ये नॉन प्लेनर हो गया है। एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज किया है इसने। किसको मिनिमाइज किया है? एंगल स्ट्रेन को। और इस एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के चक्कर में बेचारे का दोहरा फायदा हो गया, सोने पर सुहागा हो गया इसके लिए। अब इसके अंदर जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं, ये देख, ये ऐसे देख कर लगता है बच्चे को डबल सिंगल साइक्लिक कॉन्जुगेशन। काहेगा साइक्लिक कॉन्जुगेशन? ये इस मॉलिक्यूल की रियल शेप ही नहीं है। मॉलिक्यूल की रियल शेप जानकर तो तेरे तोते उड़ जाएंगे। ये देख, पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है। दूसरा पाई बॉन्ड ये देख ऐसे बना हुआ है। तीसरा पाई बॉन्ड ये देख ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? इस प्रकार से। और चौथा पाई बॉन्ड ये देख ऐसे बना हुआ है। बता, कोई भी दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या इसमें? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। काहे का? कोई पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं कर रहा। ईच एंड एवरी पाई बॉन्ड इज आइसोलेटेड। ईच एंड एवरी पाई बॉन्ड इज आइसोलेटेड। देयर इज नो साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता तो ये एंटी एरोमेटिक ही हो जाता। तो आप बताइए, जैसे ही रिंग की साइज बढ़ेगी, 6 से 7 की होगी, 7 से 8 की होगी, तो वो नॉन प्लेनर होना चाहेगी कि नहीं होना चाहेगी? क्योंकि 6 की में तो कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, वो बिल्कुल होना चाहेगी। हम रोकेंगे भी नहीं अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो, क्योंकि एक तो उसमें एंगल स्ट्रेन आएगा, ऊपर से एंटी एरोमेटिसिटी उसको डिस्टेबलाइज करेगी। हम बोलेंगे तेरा फायदा है नॉन प्लेनर होने में, तू हो जा, हम तेरे को रोकने वाले ही नहीं है। तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर शेप को एक्वायर कर लेता है और किसके अंदर चला जाता है? नॉन एरोमेटिक। सो दिस इज नॉट द रियल शेप, दिस इज द रियल शेप। टब लाइक शेप होती है। लेकिन बेटा हमेशा बना के तुझे ऐसा ही देगा, क्या कि तू घुमा दे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? घुमा दे, और फिर वो तेरे को घुमा दे। खतरनाक लेवल पर है। अब ध्यान से सुनना, मास्टर ने पढ़ाया था, अपन अप्लाई करेंगे भाई। क्या करेंगे? अप्लाई। वो लेंथ L1, बॉन्ड लेंथ L2, कंपेयर L1 एंड L2। बच्चा बोलता है वाह, मेरे को पढ़ाया गया है, मैं तो सुलटा दूंगा इसको। भाई क्या देख, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये देख, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। दूसरा बोलता है भाई तू गजब का टैलेंटेड है, तूने देखा नहीं इक्विवेलेंट बन गई है। अच्छा, इक्विवेलेंट बन गई है, फिर तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने वाले बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? सेम, लाइक बेंजीन। तो बोलेगा L1 इज इक्वल टू L2। दूसरा पीठ थपथपाता है, वाह टैलेंटेड है भाई तू। क्या है? टैलेंटेड। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस होता ही नहीं इसके अंदर। कोई भी दो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में सकता वो बच्चा जिसने पढ़ा है डबल सिंगल डबल, वो आज भी परेशान है। मास्टर बोलता है टब लाइक शेप है, तो बोलता भाई दिक्कत कहां है? डबल सिंगल डबल। अबे इसने पूरा पढ़ाया अपने को कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं तो कॉन्जुगेशन होता। अब ये मना कर रहा है इस बात से, इसलिए ऑर्बिटल डायग्राम अप्रोच लेकर आया था कि पैरेलल होने चाहिए पी ऑर्बिटल, और एटलीस्ट कितने? 3। तो यहां पर 2 ही आए, तीसरा उससे परपेंडिकुलर चला गया है। सो देयर इज नो कॉन्जुगेशन एट ऑल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइक्लिक। मैं तो ये कह रहा हूं यहां कॉन्जुगेशन ही नहीं है, साइक्लिक तो छोड़ दीजिए। गॉट द पॉइंट? छापिए। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो कंपाउंड ना एरोमेटिक हो सकता है और ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अब सुन, तूने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी कि 8 और 8 से बड़ी रिंग कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि 8 और 8 से बड़ी रिंग नॉन प्लेनर जाने की कोशिश करेगी टू मिनिमाइज द एंगल स्ट्रेन। अगर एंटी एरोमेटिक है तो हम बोलेंगे जल्दी जा, वरना एरोमेटिसिटी और तेरी बैंड बजाएगी। अगर एरोमेटिक बनेगी तो हम उसके साथ मोल भाव करेंगे कि तेरे अंदर एंगल स्ट्रेन आई है ना, रुक जा, कंपनसेट करवा देंगे एरोमेटिसिटी से, क्योंकि एरोमेटिसिटी स्टेबलाइजिंग फिनोमेना होती है। समझिए इस बात को, कहां से चीजें आई हैं। अब आपको सोर्स समझ में आएगा कि चीजें चली कहां से है।
तो जब लेवल चलने लगे ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही लेवल आपका सब्जेक्ट आसान बनाएगा, ये ध्यान रखना। अपना एक फंडा है, 10 किलोमीटर की रेस में दौड़ना है तो 20 किलोमीटर की तैयारी करो और 20 किलोमीटर का जोर 10 किलोमीटर में लगाओ, देखते हैं कौन हराएगा तुम्हें। और तुम 5 किलोमीटर दौड़ के बोलते हो 5 यहाँ दौड़ा है, अपन अब 10 वहीं दौड़ेंगे। कुछ तो सपनों में ही दौड़ लेते हैं। जो नाप तोल के मेहनत करते हैं उनका कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है भाई। 16 लाख स्टूडेंट में से 20,000 के अंदर आना कोई आसान काम है क्या? लोग बोलते हैं पेपर आसान है, तो पेपर आसान है तो कैंडिडेट कितने हैं ये भी देख ले। एक क्वेश्चन यहां पूरा रायता फैला के चला जाता है। कंपटीशन क्या है? भयंकर। और ये तो अच्छी बात है कि बेचारा लीडर नर्सर एंथ्यूज वाले तो इतना कंपटीशन देते ही नहीं, लीडर वाले तो दूसरी दुनिया में है। उनको लगता है कि सर से ही शायद नीट वाले पेपर बनवा लेते होंगे। बहुत बहुत सारों को ऐसा लगता है, जो हमारे नॉन में बोलते हैं कि सर प्लीज बता दीजिए ऑर्गेनिक में क्या आएगा। मैंने कहा किससे पढ़ के आए, किसने बोला है भाई कि आप तो एलन में हैं तो ऊपर तक आपकी पहुंच होगी? भाई एलन वालों की खुद की बेचारों के ऊपर तक पहुंच नहीं है, वरना इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है मास्टरों को तनख्वाह देने की? ये इतनी लंबी, बस 15 दिन पहले बुलाए, 1.5 लाख रुपए ले और क्वेश्चन बता दे और हम आपको 15 दिन में याद करवा दे। तो किसी को भी नहीं पता है पेपर के अंदर क्या आने वाला है, इवन हायर मैनेजमेंट को भी नहीं पता है, वरना वो बेचारे इतनी मेहनत क्यों करते? तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वेश्चन क्या आएगा, ये हमें पता है, नहीं पता हमें। कोई हवाबाजी में बोल जाए अलग बात है, क्योंकि लीडर वालों में बोला जा सकता है, क्योंकि अगली बार तो उसको पढ़ाना नहीं है। अब हमारे तो ऐसे भी होते 2-2 3-3 साल तक हमसे ही पढ़ते हैं कि पिछली बार बोला था तू नहीं आएगा, आया ही नहीं, 2 साल से एक्सपेक्टेड लिख रहा है तो इस पे, तो अपन एक्सपेक्टेड लिखते ही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में।